नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज से यूपी टेट, रीट और सुपर टेट की तैयारी यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं और इससे संबंधित जो आपके सब्जेक्ट हैं बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित, इन सभी के वीडियोज़ आपको लगातार समय समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट 1 है और इसके बाद भी हम लगातार आपको इसके वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आज के इस वीडियो में हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं आपके लिए। उन सभी प्रश्नों को आप देखिए और ऐसे भी बेसिक प्रश्न हमने यहाँ पर शामिल किए हैं शुरुआत में, हो सकता है वो आपको आते भी हों। अगर नहीं भी आते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और ये भी है, इसके जितने भी प्रश्न हैं उनके साथ जो भी फैक्ट्स जुड़े हुए हैं उन सभी को भी हम यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि आपको लगातार वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा गया है। आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, कोल व ब्रूस, स्टेनले हॉल, पावलर या फिर सिम्पसन। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सही है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए। जितने भी हम प्रश्न आपको पूछेंगे उन सभी के उत्तर आप नीचे कमेंट में भी हमें जरूर बताइए। किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। DPEP कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपको ये नहीं पता कि DPEP कार्यक्रम होता क्या है तो आप ये भी जान लीजिए कि DPEP कार्यक्रम आखिर होता क्या है। DPEP कार्यक्रम का मतलब है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये होता है DPEP का फुल फॉर्म। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई DPEP की, तो DPEP की स्थापना हुई है 1994 और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये स्टार्टिंग में 7 राज्यों में शुरू किया गया था। सब कुछ अच्छे से समझते चलिए। और एक चीज़ और, DPEP की स्थापना आखिर क्यों की गई, किसके, इसका आधार क्या है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना 1992 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और जो राज्य थे स्टार्टिंग में, जिन 7 राज्यों में चालू किया गया था इसे, वो राज्य थे आपके असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। कुल मिलाकर ये 7 राज्य थे। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, DPEP कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आपके पास यहाँ पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। NIMH विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। NIMH यानी NIMH का जो फुल फॉर्म होगा, सबसे पहले तो आपको वो समझना जरूरी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड। ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब ये स्थित कहाँ है? मुंबई, लखनऊ, अमृतसर या फिर सिकंदरा। तो ये आपको बताना है। इसका क्या सही उत्तर होगा नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम है। तो NIMH विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। और जो सिकंदराबाद है ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, आंशिक दृष्टिबाधित किस दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं? तो ये आपको बताना, जो आंशिक दृष्टिबाधित होते हैं वो किस दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उपरोक्त दोनों या फिर गोलीय दर्पण। तो जो आंशिक दृष्टिबाधित होते हैं वो किस दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, ज्ञान प्रबोधिनी नामक संस्था कहाँ स्थित है? ज्ञान प्रबोधिनी नामक संस्था कहाँ स्थित है? तो ज्ञान प्रबोधिनी नामक संस्था ये है क्या? विलक्षण प्रतिभा, ये एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसे कहते हैं ज्ञान प्रबोधिनी।
अब ये है कहाँ संस्था? आपके सामने ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो संस्था बनी है ज्ञान प्रबोधिनी, ये आपकी पुणे में है। तो पुणे है कहाँ? पुणे है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। देखिए कभी कभी महाराष्ट्र ना आके पुणे आ सकता है, तो पुणे आप सही टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई? अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर, रंग राजन समिति की संस्तुति पर, या फिर नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर, या फिर बेसिक शिक्षा अधिनियम की संस्तुति पर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी संस्तुति पर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1947 में की गई। और किसकी संस्तुति पर की गई? इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर की गई। तो ये चीज आप समझ गए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर 1947 में की गई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो वो आप नीचे कमेंट में बताते रहिए। प्रश्न संख्या 7 है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास का स्तर नहीं है। यानी कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के स्तर प्रतिपादित किए हैं उनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, अर्ध परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या फिर उत्तर परंपरागत स्तर। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन नंबर ए, और फिर है परंपरागत स्तर, और फिर है उत्तर परंपरागत स्तर। लेकिन यहाँ पर पूछा है स्तर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाए, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ए सी डी ये हैं, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया विकास का स्तर नहीं है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 में जो सही है आप नीचे कमेंट में बताइए। वृद्धि व विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक है। तो वृद्धि व विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक कौन है? ऑप्शन आपके सामने फ्रायड, कोहलबर्ग, इरिक्सन या फिर चोम्स्की। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कई हैं, ठीक है, तो उनमें से ये बताना है मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, मनोसामाजिक सिद्धांत के जो जनक हैं वो हैं आपके इरिक्सन। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम यहाँ पर और ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं, तो फ्राइड की अगर हम बात करें तो फ्राइड के कौन है? मनोलैंगिक सिद्धांत जो फ्राइड ने किया है, मनोलैंगिक सिद्धांत इसके जनक हैं। और अगर हम बात करें कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग का क्या है? इनका नैतिक विकास है, ठीक है, याद रहेगा, नैतिक विकास। इरिक्सन का तो प्रश्न में ही दे रखा है कि इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। अब चोम्स्की की बात करें तो चोम्स्की का जो है वो भाषा विकास सिद्धांत, ठीक है, सबके बारे में चर्चा हो गई। फ्रायड का हो गया मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का हो गया नैतिक विकास सिद्धांत, इरिक्सन का हो गया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और चोम्स्की का भाषा। देखो इसकी मैंने ट्रिक भी आपको कई बार पढ़ाई है, अगर आपको नहीं मालूम है चलो फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे फ्रायड की बात करेंगे तो फ्रायड को आप कैसे याद कर सकते हैं? FML याद कर सकते हैं। जैसे F से फ्रायड, ML से हो गया मनोलैंगिक, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब कोहलबर्ग की अगर हम बात करें तो कोहलबर्ग को हम क्या याद कर सकते हैं? KN याद कर सकते हैं। कोहलबर्ग से K से कोहलबर्ग और N से नैतिक विकास। इरिक्सन को हम कैसे याद करेंगे? IMS, I से हो गया इरिक्सन, MS से हो गया मनोसामाजिक। चोम्स्की को कैसे याद करेंगे? चोम्स्की को याद करेंगे CL, C से हो गया चोम्स्की और L से हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो ये चीज समझ गए, क्योंकि CL ज्यादा पॉपुलर है। CL मतलब जो लोग नौकरी करते होंगे कहीं ना कहीं CL का मतलब अच्छे से समझते होंगे। तो ये चीज आप समझ गए। ये एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने ऐसे ही बना ली ताकि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समग्रवाद का मुख्य प्रकरण कौन सा है? संवेदना, अचेतनावस्था, प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिगम व्यवहार। कैसे होगा, इसका क्या उत्तर होगा, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं अगर आपको आता है। समग्रवाद का मुख्य प्रकरण क्या है? संवेदना, अचेतनावस्था, प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिगम व्यवहार। देखो जो समग्रवाद है,
समग्रवाद के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ये कब प्रारंभ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो समग्रवाद के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो हैं आपके वर्दीमर, कोहलर, कोफका, लेविन, ये सब क्या है, ये समग्रवाद के प्रमुख प्रवर्तक है। अब इसकी बात करें कि ये स्टार्ट कब हुआ यानी इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1912 में इसकी शुरुआत हुई, समग्रवाद की 1912 में शुरुआत हुई। अच्छा 1912 से एक और चीज रिलेट करती है कि जो आपका एक व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद और समग्रवाद ये दोनों 1912 में ही स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो इनका सन आप समझ लीजिए, दोनों का सन जो है वो सेम है। अब समग्रवाद की बात करें कि इसका मुख्य प्रकरण क्या है, इसका मुख्य प्रकरण होते हैं प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अंतर्दृष्टि, ये इसके मुख्य प्रकरण हैं समग्रवाद के। तो यहाँ पर आपको तीनों में से कोई ऑप्शन दिख रहा है प्रत्यक्षीकरण, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षीकरण, यानी समग्रवाद का मुख्य प्रकरण है प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है या किसका कथन है, ये आपको बताना है। फ्रायड, मैस्लो, कार्ल रोजर्स या फिर गिलफोर्ड, जो भी ऑप्शन सही हो हमें नीचे कमेंट में बताइए। जो व्यक्तित्व होता है वो गुणों का समन्वित रूप है, ये गिलफोर्ड ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, शरीर रचना सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है, यानी शरीर रचना सिद्धांत ये किसने दिया, तो ये आपको बताना है। शरीर रचना सिद्धांत आपके पास ऑप्शन है गार्डनर मर्फी, मैस्लो, शेल्डन या फिर गिलफोर्ड। देखो इसकी मैंने बहुत आसान सी ट्रिक बताई भी थी। शरीर रचना सिद्धांत, इसके कौन प्रवर्तक है या इसके कौन जनक है, कौन सा शिक्षा शास्त्री का ये है, तो इसकी जो हमने ट्रिक आपको बताई थी वो बताई थी SSR। SSR से आपको याद आ रहा होगा सुशांत सिंह राजपूत, ये तो काफी चर्चित नाम है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एस से हो गया शरीर, से एस से हो गया शेल्डन, और इस एस से हो गया शरीर, और आर से हो गया रचना। शेल्डन का है शरीर रचना, ठीक है। शेल्डन ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलो आसानी से याद कर लेंगे, सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, तो पियाजे के अनुसार कुल मिलाकर 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं, पहला है संवेदी प्रेरक काल, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलता है उसे कहते हैं संवेदी प्रेरक काल। इसके बाद की अवस्था आती है पूर्व संक्रिया काल, कहीं कहीं आपको पूर्व संक्रियात्मक भी मिल जाएगा। तो ये चलती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु तक। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक काल, जो कि आपका चलता है 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक, ठीक है। चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक काल, वो चलता है आपका 11 से उसके ऊपर जितनी भी अनलिमिटेड, मान चलो जितनी भी उम्र तक वो जीवित रहते। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं पियाजे के अनुसार। तो ये समझ गए होंगे आप पूरी बात, पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, चिमटी परीक्षण का विषय है। चिमटी परीक्षण जो होता है वो इसका विषय क्या है, देखो चिमटी परीक्षण होता किस लिए, व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए होता है, ठीक है। तो चिमटी परीक्षण होगा क्या, इसमें इसका विषय क्या है, तो ये आप मान के चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यक्तित्व, अचेतन प्रेरणा, यांत्रिक कौशल या फिर स्मृति। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न संख्या 13 है चिमटी परीक्षण का विषय है, यानी चिमटी जो परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है, व्यक्तित्व, अचेतन प्रेरणा या फिर यांत्रिक कौशल या फिर स्मृति। चारों में से ऑप्शन कौन, देखो अगर आप नाम पर ही ध्यान देंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। चिमटी परीक्षण का विषय क्या होगा, चिमटी परीक्षण का विषय होगा यांत्रिक कौशल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था की यानी उसकी अवधि क्या है, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 7 से 13 वर्ष। देखो बाल्यावस्था की जो अवधि है वो है 6 से 12 वर्ष, यानी हरलाक के अनुसार जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, मैस्लो की मांग के सिद्धांत की निम्न स्तरीय आवश्यकता नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सामने दे रखे हैं, स्वसम्मान आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता या फिर दैहिक आवश्यकता। देखो मैस्लो का जो सिद्धांत है, मांग का सिद्धांत है, उसमें कुल मिलाकर 5 स्तर यानी कुल मिलाकर 5 आवश्यकताएं दी रखी। जो ऊपर की हैं, जो 2 टॉप मोस्ट होती हैं उन्हें कहते हैं उच्च स्तरीय आवश्यकता, और जो 3 नीचे की होती हैं उन्हें कहते हैं निम्न स्तरीय आवश्यकता। तो अगर हम बात करें, अगर उच्च स्तरीय की बात करें तो उच्च स्तरीय की आवश्यकताएं होती हैं आत्म सिद्धि आवश्यकता, स्वसम्मान आवश्यकता। तो ये 2 होती हैं, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता होती। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर उच्च स्तरीय आवश्यकता दे रखी है। बाकी के जो नीचे तीनों हैं ये आपकी निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि निम्न स्तरीय आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए टिक सही हो जाएगा कि ये जो है ये आपकी निम्न स्तरीय आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उच्च स्तरीय आवश्यकता है। एक और होती उच्च स्तरीय आवश्यकता, आत्म सिद्धि आवश्यकता। क्लियर हो गई बात। 2 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, वो आपकी होती हैं उच्च स्तरीय, और जो नीचे बी सी डी 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के मुख्य प्रत्यय क्या हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रत्यय आपको बताना है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा। इदम अहम पराहम। तो फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रत्यय ये तीनों हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, मनोविज्ञान मापन की मुख्य तकनीक कितनी है? यानी मनोविज्ञान को मापने के लिए मुख्य तकनीकें कितनी मुख्य है? देखो तकनीक तो ढेर सारे, लेकिन जो प्रमुख हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चा में, वो कितनी है? कुल मिलाकर वो हैं आपकी 5। कौन कौन सी हैं? अवलोकन, अंतःदर्शन, परीक्षण, समाजमितीय और प्रक्षेपीय तकनीक। तो ये कुल मिलाकर 5 तकनीकें प्रमुख हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, विद्यालय परामर्श सेवा संगठन का प्रारूप है? रेखा संगठन, कर्मचारी संगठन, रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन या फिर उपरोक्त तीनों। देखो विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के प्रारूप ये तीनों है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो हम ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन इसीलिए रखते कि मतलब आपको इन सभी के ऑप्शन पता चल जाए, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम तो चल नहीं रहा है, यहाँ तो हम आपको बस इसके जितने भी उत्तर हैं वो सभी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19, निर्देशन की विधियां हैं। तो निर्देशन की आपके सामने विधियां दे रखी, वैयक्तिक संपर्क विधि, सामूहिक विधि, उपरोक्त दोनों या फिर संपर्क विधि। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? तो निर्देशन की विधियां जो हैं वो वैयक्तिक संपर्क विधि भी है, सामूहिक विधि भी है। वैयक्तिक में क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से किसी को निर्देशित किया जाता है। सामूहिक में क्या होता है? ढेर सारे लोगों को एक साथ निर्देशित किया जाता है। तो निर्देशन की जो विधियां होती है ये दोनों है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम की आदर्श अवस्था मानी गई। इस प्रश्न के बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, उसका उत्तर आपको देना है। तो अधिगम की आदर्श अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा शैशवावस्था। अधिगम की आदर्श अवस्था जो है वो शैशवावस्था मानी गई है। तो ये हो गए कुल मिलाकर 20 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो आपके लिए जो प्रश्न रखा गया है उसको भी देख लीजिए। प्रश्न आपके लिए है, टीएटी का संबंध है व्यक्तित्व परीक्षण से, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में हमें बता दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की डिमांड है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।